सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। और आप देख रहे हैं एमपी का नंबर वन एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन एमपीपीएससी व्यापम या किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, उनको लेकर मंथन किया जाता है और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो फटाफट फटाफट देखिएगा, अंत तक देखिए इस वीडियो को, आपको आनंद ही आनंद आ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन सारे क्वेश्चन के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। देखिए दोस्तों, एमपी पीएससी में, जी हाँ, पीएससी की बात करें तो पीएससी में आपके लिए केवल एमसीक्यूज ही उतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि आपको उसकी थ्योरी भी रखती है। रीजन ये है कि मैं जब तैयारी कराता हूं तो प्री के साथ साथ मेंस की 3 और 5 मार्कर्स को भी कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर कभी कभी तो आपको बड़े क्वेश्चन के आंसर भी मैं लगवा देता हूं, 15 मार्कर से भी क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज प्री के लिए, प्लस जो डिटेलिंग रहेगी वो आपको और भी काम आ जाएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये लाइव नहीं है, प्रीमियर है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते जाना साथ साथ में, ठीक है। ये आपका खुद का जजमेंट है और लास्ट में चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या पुणे? जी हाँ, चिकित्सीय महाविद्यालय भारत का सर्वप्रथम चिकित्सीय महाविद्यालय। देखिए, एमपी का हम पढ़ चुके हैं, एमपी का चिकित्सीय महाविद्यालय कहां पर था? ग्वालियर पढ़ा था अपन ने, गजराजे, बिल्कुल सही है, ग्वालियर हमको याद है अच्छे से। लेकिन भारत का सर्वप्रथम कहां हुआ था? आई थिंक सो आपने अभी तक आंसर लगा दिया होगा। देखिए दोस्तों, मैं 2 दिन थोड़ा बाहर रहूंगा तो आपके लिए आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ये सीरीज भी लेकर आया हूं। 11 तारीख से सुबह वापस से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। सो आंसर जिन्होंने दिया है कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में मेडिकल कॉलेज बंगाल के रूप में हुई थी। क्या हुई थी? इसका नाम पहले था बंगाल मेडिकल कॉलेज बंगाल। अब बाद में ये कोलकाता में जब बना तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल में कोलकाता मेडिकल कॉलेज के नाम से चालू हुआ था 1835 में। यहीं पर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यह एशिया में यूरोपीय चिकित्सा का दूसरा महाविद्यालय था। ठीक है, यूरोपीय में दूसरा था। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वीं सबसे बड़ा बंदरगाह है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हमारे यहां पर मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, और भारत की सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को भी कहते हैं, इसलिए महल भी है वहां पर। और जिस प्रकार से मांडू में महल है, यहां पर भी बहुत सारे महल हैं। विक्टोरिया महल के बारे में बात करेंगे हम कभी, जब समय मौका मिलेगा। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज के बारे में बात करेंगे। तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, और अपनी उत्तम अवस्थी के कारण कोलकाता पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें। अजायब घर, चिड़ियाखाना, बिरला तारा मंडल, हावड़ा पुल, काली घाट, फोर्ट विलियम्स, विक्टोरिया मेमोरियल, अब तो वो विक्टोरिया मेमोरियल बन गया है, और विज्ञान नगरी आदि बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। बहुत बड़ा शहर है, एरिया वाइज बहुत बड़ा शहर है। कोलकाता के निकट हुगली एक नदी है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हावड़ा पुल किस नदी पर है? तो हुगली नदी है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। प्राय अधिकांश जूट के कारखाने यहां पर स्थित है। और एक बात बता दूं दोस्तों कि चावल की खेती के लिए, चावल और जूट की खेती के लिए नंबर 1 राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। तो इतना बढ़िया कंटेंट आपका तैयार हो रहा है, इसी प्रकार से आपको लगातार मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इससे पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं हमारी पूरी टीम का। हमारी टीम आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट लेकर आती है। इसी कड़ी में मेरा भी छोटा सा योगदान है, आप देख सकते हैं। सुबह 8:30 बजे पटवारी क्लास चालू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, यूपीएससी तैयारी चालू करने वाला हूँ। थियोरी क्लास चलेगी आपकी सुबह 8:30 बजे, बहुत जल्दी चालू कर रहा हूँ। शाम को 7 बजे मेरी क्लास चल रही है, आपको पता है, एमपीजीके की डेली चलती है। मेरा नाम एक अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको लिंक्स और सब कुछ मिल जाएगा, लिंक्स मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। मैंने कुछ पीडीएफ कल डाल दी हैं, तो दिनेश ठाकुर अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा नाम है दिनेश ठाकुर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर। 14 साल से अधिक का अनुभव पढ़ाने का हो गया है, 2 बार मेंस लिख चुका हूं, 8.5 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर 9:30 और 8 बजे ये 2 क्लासेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अनअकैडमी पर, जो कि अब 2 दिन तो नहीं रहेगी, लेकिन हालांकि फिर बाद में मैं कंटिन्यू डेली लेता हूं।
डीटी लाइव कोड भी आपको बताऊंगा ये क्यों लेना है, क्योंकि पेड क्लास भी मेरी चालू हो रही है, मेंस आंसर राइटिंग प्लस आपके लिए अभी प्री की तैयारी के लिए हमको एमसीक्यूज के माध्यम से भी एमपीजी हम करवा रहे हैं। तो हमारा सब शेड्यूल रहता है, मेरे साथ साथ 50 फैकल्टी और पढ़ाती है, वो आप देख सकते हैं। एमपीजी के बाद दिनेश ठाकुर यूट्यूब पर सर्च कर लो, पूरा एमपीजी का पढ़ा रखा है मैंने, आप चाहो तो एग्जाम के पहले पूरा एमपीजी का कवर हो जाएगा। हाँ, अनअकैडमी पर ज्वाइन कैसे करना और पेड मेंबर्स क्यों बनना चाहिए वो बताऊंगा। अनअकैडमी लाने का इंस्टॉल कर लीजिए, गोल चूज कीजिए एमपीपीएससी इन व्यापम। इसके बाद जैसे आप ये गोल चूज कर लेंगे उसके बाद आपको मुझे फॉलो करना है यहां पर। तो मेरा नाम है ये दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर, फुल नेम सर्च करोगे फॉलो कर लेना। 25,000 बच्चे फॉलो कर चुके हैं। और हाँ, स्पेशल क्लास के रूप में आपको फ्री क्लास वहां मिलना शुरू हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये कुछ पेमेंट, तो देखो यार ये जो पेमेंट है ना ये नहीं देना अपन को, क्योंकि अपन ने कोड लगाएंगे, मैं दे रहा हूं आपको डीटी लाइव, सबको मालूम है ऐसे, हालांकि आप लोग लगा भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या लगाएंगे जब भी पेमेंट करेंगे, DTLIVE, ये डीटी लाइव कोड अप्लाई करके आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी कोड का उपयोग करना है कभी भी, 1 साल बाद 2 साल बाद, जब आपकी इच्छा हो तब करो, बट करना इसी का कोड का उपयोग है। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सभी टीचर्स के मिलेंगे, 50 फैकल्टी पढ़ाएगी, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। और हाँ, हमारी हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में कम से कम 4-5 कोर्स लॉन्च होते हैं, और अदर पीएससी एसआई पटवारी सबके कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट कोड एक ही लगेगा, वर्चस्व पत्रिका भी मिलेगी आपको, आने वाली है डीटी लाइव, ये कोड लगेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अपना छात्रवृत्ति, मध्य प्रदेश में अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है। रतलाम, इंदौर, उज्जैन या विदिशा। अपनी पहली छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन शहर पाया जाता है। देखो यार, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा है, रतलाम, उज्जैन, विदिशा, तो भैया देखो यार आराम से आंसर आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख गया होगा, उज्जैन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। उज्जैन जो है ये भारत के मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, और आपको पता है उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है। बाबा महाकाल, जय श्री महाकाल लगा दो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में। और देखो हाँ, मैं कमेंट में लाइव नहीं हूं, लेकिन आप पूरा लाइव का मजा ले सकते हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य शहर है, जो क्षिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, या विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी मानी जाती है। अब आप देखेंगे इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, हर 12 वर्ष पर। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से सबसे विशाल और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग की बात करें तो हमारा महाकाल जी का दर्शन जो आप कर लेंगे तो महाकालों के काल महाकाल कहे जाते हैं। उज्जैन में जो बड़े शहर में इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर तो नहीं हो गया, अब तो 60 ही किलोमीटर मान के चलो है। और उज्जैन के प्राचीन, हाँ, बाउंड्री से बाउंड्री टच करोगे तो जैसे इंदौर की बाउंड्री चले जाओ और उज्जैन की बाउंड्री, तो फिर 45 किलोमीटर ठीक है, हालांकि 60 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से मेन इंदौर से। उज्जैन का प्राचीन नाम भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो अवंतिका है, और उज्जैनी कनकसरंगा, कनकसरंगा पर क्वेश्चन बनता है और बहुत बच्चे गलती करते हैं। कनकसरंगा कई लोग माहेश्वरी लगा के आते हैं। कनकसरंगा उज्जैनी का ही पुराना नाम है, अवंतिका पुराना नाम है, और उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। बहुत सारे तीर्थ स्थल है, कभी मौका मिलेगा तो उज्जैन ही पढ़ाऊंगा मैं, 1-2 बोल चुका हूं पहले भी मैं आपसे कि उज्जैन को अलग से पढ़ाना पड़ेगा, बहुत मंदिर है वहां पर। अब मंदिरों की बात कर ले तो वहां पर देखो आप, चिंतामन गणेश मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, शक्ति माता का सिद्धपीठ है, मंगलनाथ है। मंगल मंगल ग्रह की उत्पत्ति बताई जाती है उज्जैन से हुई। महाकवि कालिदास उज्जैनी के इतिहास के सम्राट विक्रमादित्य दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तो विक्रमादित्य की नगरी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है। इनको उज्जैनी बहुत प्रिय थी, और सम्राट विक्रमादित्य महाकवि कालिदास के वास्तविक आश्रयदाता के रूप में प्रख्यात हैं। और महाकवि कालिदास जो हैं ये बहुत ही प्रकांड, मतलब ये मान चलो कि इनका बहुत नाम फेमस है, और बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्वेश्चन चलो करेंगे भी जब पढ़ेंगे अलग से। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान मनाया जाता है, 12 अगस्त, 1 अगस्त, 5 अगस्त या 17 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस लगाओ कमेंट बॉक्स में, आई थिंक सो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लगा तो दिया होगा, जी हाँ लगा तो दिया होगा। 12 अगस्त, 1 अगस्त, 5 अगस्त या 17 अगस्त, क्या है सही आंसर। आई थिंक सो सबने लगा दिया होगा, बिल्कुल सही है। देखो यार, अभी याद होगा जब जनवरी में 12 जनवरी को
स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ, विवाद तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत बड़ा। हमारे विवेक जी करते थे पश्चिम बंगाल में कुछ चुनाव थे, तो हुआ था ऐसा, 12 जनवरी को ही बात है ये। तो भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने के निर्णयानुसार 1984 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सब जगह मनाया जाएगा। तो तब से ये मनाने जाने लगा है। अच्छा, कभी कभी स्वामी विवेकानंद जी का पुराना नाम या वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो वास्तविक नाम स्वामी विवेकानंद जी का क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त पर क्वेश्चन बन सकता है। और इनको जब इन्होंने शिकागो में 1893 में एक आयोजन हुआ था, विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, उस समय इनका कहना था, भाइयों और बहनों, और वही आज तक मतलब फेमस है, कभी आप सुनना इनका पुराना ये पूरा भाषण, वही भाषण बहुत बेहतरीन दिया था। और भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत का दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की वक्रता के कारण ही पहुंचा, और विवेकानंद की वजह से ही लोगों ने सनातन धर्म को जानने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं पूरे विश्व में लोग आज भी। हालांकि इनकी अल्प आयु में मृत्यु भी हो गई थी। किस आयोग ने केंद्र राज्य के रिश्तों का परीक्षण कराया? ओ हो, किस आयोग ने केंद्र और राज्य के रिश्तों का परीक्षण किया है? मतलब कौन से आयोग में केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच में मतलब ये चलो कि उनको चेक कर, मतलब परीक्षण करने का मतलब उसको वेरीफाई करने की कोशिश की गई थी। और सरकारिया विभाग, श्री कृष्ण आयोग या मुदालियार विभाग या खेर आयोग किसने किया था? तो केंद्र और राज्य सरकार के रिश्तों में, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देखो कई बार हुआ है ऐसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बनती नहीं है, अगर उनकी पार्टियां अलग अलग होती, विरोधी। तो ऐसी चीजें करती रहनी जरूरी है। और आप देखेंगे सरकारिया आयोग का गठन भारत में 1983 में इसलिए किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, इसलिए सरकारिया आयोग इन्हें कहा गया। ठीक है, सरकारी आयोग इन्हें कहा गया। और सरकारिया आयोग का कार्य भारत के केंद्र सरकार राज्य सरकार संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संतुष्टि देना था। अब हमने बात की कि दोनों, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों अपने अपने पावर की वजह से क्या करते हैं, हम तो ये मानेंगे। अभी किसान बिल पर कितने नाटक हुए, केंद्र सरकार के पास बहुत सारी पावर है ऐसी जिसमें कि ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है कि राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा बार बार नहीं किया जा सकता। कई चीजें हैं जो राज्य सरकार के अधीन भी आती हैं, और वही कौन अपनी शक्ति का मिसयूज तो नहीं कर रहा, कोई किसी शक्ति का उपयोग दूसरे के डाउन करने के लिए तो नहीं कर रहा। इन सब चीजों के लिए शक्ति संतुलन पर अपनी संतुष्टि देने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोमनई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1980 कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और ये सरकारी आयोग तभी से, देखो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं बड़े बड़े, ठीक है, दयानंद सरस्वती का ले लो, सबका ले लो, आपका कहीं ना कहीं, तो रुस्तम जी का ले लो, तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए आग्रह करके राज्यपाल द्वारा जो ठुकरा दिया गया था निर्णय पर उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर राज्यपाल को जब हमने बोला कि शक्ति परीक्षण करो तो उन्होंने किया क्यों नहीं? भाई ये तैयार थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, बोले नहीं आप तो गिर गई सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यीय एक पीठ बनाई। पीठ ने बोमनई मामले में, चूंकि मामले का मामला था ये, 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों और केंद्र शासन लागू करने के संबंध में सख्त दिशानिर्देश भी तय कर दिए। और इस मामले में आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और 247 अनुशंसा भी की थी। तो बहुत पुराना एक केस है जिस पर अभी तो हम जिक्र नहीं कर सकते, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कामकाज रहेगा, बट ठीक है, इतनी चीजें सफिशिएंट है आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक सो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर लग रहे होंगे। अगर लग रहे हो तो वाई लगा देना, क्योंकि मैं परसों देखूंगा आपके कमेंट कि क्या है भाई, क्या सोच रहे हैं। और हाँ, आज शाम को 7 बजे भी आपको बेहतरीन एमसीक्यूज रहेंगे इसी प्रकार के। तो शाम को 7 बजे क्लास एमपी वाली तो नहीं रहेगी, बट ये क्लास आपको लेनी है। 29 अगस्त को खालिस्तान के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले ओडीआई विश्व कप चैंपियनशिप की जीत की वजह से, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की वजह से, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जन्म की वजह से, या जिस तिथि पर भारत ने पहली बार ओलंपिक पदक जीता था। क्यों मनाया जाता है खेल दिवस? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया और आई थिंक सो सबने लगा भी दिया होगा कमेंट बॉक्स में। देखो लगाया कि नहीं लगाया, बहुत शानदार। आई थिंक सबको मालूम होगा हमारे
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के थे। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यानचंद जी की जयंती के दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि कहा जाता था कि जब ये खेलते थे तो इनकी बॉल इनके हॉकी से छूटती नहीं थी। तो मेजर ध्यानचंद जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी दिलवाया, और इसी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के याद में इन्हीं के जन्म दिवस पे ये खेल जो पुरस्कार है उनको विजेता को सम्मानित भी करते हैं। इन पुरस्कारों में मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न, लो नाम ही अपने नाम पर रख दिया राजीव गांधी खेल रत्न, प्रधानमंत्री खेल रत्न रख देते हैं। ध्यानचंद पुस्तक और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, तो ये पुरस्कार यहां पर दिए जाते हैं। और भी दिए जाते हैं, प्रमुख है। क्वेश्चन है, किस स्थिति को भारत में आपातकाल की, निम्न में से किस स्थिति को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? 25 जून 1975, 30 जून 1976, 1 जुलाई 1977 या 30 जून 1976? किस स्थिति को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? ओके, लगाओ भैया आंसर फटाफट फास्ट, कमेंट बॉक्स जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छे है भैया, देखो शेयर कर दो जिन्होंने नहीं किया हो प्लीज, चूंकि ये लाइव वैसे भी नहीं है तो आप शेयर करके वापस भी आ सकते हो, ठीक है, बट कर दो यार, शेयर कर दो यार ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक 21 महीने तक की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकाल घोषित करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ऐसा किया था। तो इंदिरा गांधी थी और फखरुद्दीन अहमद अली उसमें राष्ट्रपति थे। धारा 352 में यह बताया गया है कि आपातकाल आप लगा सकते हैं, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माना जाता है, क्योंकि इस समय जो चुनाव होने वाले थे वो चुनाव स्थगित हो गए, नागरिकों के अधिकारों को समाप्त करने की मनमानी भी की गई, नागरिकों के अधिकार ही समाप्त कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया था और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस में कोई छाप नहीं सकता था। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष की नसबंदी का अभियान भी चलाया गया था, और जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास में सर्वाधिक काली अवधि कहा था, जेपी आंदोलन इसके बाद जब हुआ भी था। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी। कहा जाता है कि आपातकाल तो बहुत पहले इसलिए, देखो आपातकाल लगाया क्यों गया था, पहले तो ये कई बार पूछते हैं। कई बार क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव हुआ था 1975 में, जून 1975 को, तो हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था, सरकारी मशीनरी का। तो उसकी वजह से दोषी पाया था और उसको चुनाव को खारिज कर दिया। जब चुनाव खारिज कर दिया तो उन्होंने यहाँ पर मनमानी ढंग से, इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक का चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाया था, किसी भी तरह के पद को संभालने पर रोक भी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तब ये फैसला लिया गया था। मतलब कितना दुखद निर्णय। अच्छा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले करवाया एक बार। तो देखो, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के कोड का नाम है ये, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो बिल्कुल, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1, मुस्कुराते बुद्धा भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम है। बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा होगा, उम्मीद अच्छा लग रहा होगा क्लासेस। भले मैं आपके सामने लाइव नहीं हूं, लेकिन आपके लिए बना के गया हूं क्लास। तो प्लीज अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है। यह परीक्षण जिसे 18 मई 1974 को पोखरण में सेना के स्थल पे पोखरण टेस्ट रेंज कहते हैं, वह वरिष्ठ सेना के अफसरों की निगरानी में किया गया था। पोखरण 1 इस साल इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि यह संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देश के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया पहला परमाणु हथियार का परीक्षण था। आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे शांतिपूर्वक बम विस्फोट बताया था, लेकिन वास्तविक रूप से यह त्वरित परमाणु कार्यक्रम था। तो इन्होंने भी कोशिश की कि चलो छुपा छुप के कर लें यार, तो हो जाएगा अपना काम, क्यों है कि नहीं? तो अच्छा करा, कर लिया, नहीं तो करने ही नहीं देते विदेशी, मना करते, नहीं करो नहीं करो। भाई क्यों नहीं करो यार, तुम सब करो और हम परीक्षण ना करें? वाह यार, ये कहीं कहाँ का न्याय है? भारत द्वारा ढका हुआ भू परसेंट, यानी पृथ्वी का टोटल, पृथ्वी का कितना परसेंट हिस्सा हमने ढका हुआ है?
जी हाँ, हमने ढका हुआ है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, तो यहां पर आया है आंसर भारत का 2.4, बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और 2.4% हिस्सा। और देखो, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। ये सुनाओ चाइना से आगे आ जाए, क्योंकि चाइना रोक टोक तो कर रहा है अपनी पॉपुलेशन पर, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रही उतनी। करी थी एक बार, नसबंदी करवाने की कोशिश की थी, आपको अभी बताया मैंने। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, मालूम है अपने को। हिंद महासागर में इसके दक्षिण में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका भी है, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया। भारत की समुद्रिक सीमा, वहां पर समुद्री सीमा लगती है। तो बंगाली खाड़ी, अरब सागर, दो हमारे पास स्ट्रेट है। साथ में आप देखेंगे नीचे हमारा हिंद महासागर भी पूरे में फैला हुआ है। और हमारा इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के इंडस रिवर की वजह से, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो माना जाता है, इंडस नाम था हिंदू नदी का, पुराना इंडस बोलते थे अंग्रेज, तो इंडिया नाम इसका पड़ गया। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? घाटी गांव, अलीराजपुर, ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल। शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है ये। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अलीराजपुर, ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल। वाओ, बेहतरीन। अलीराजपुर, ग्वालियर, जाओ, घाटी गांव। अरे घाटी गांव देखो यार, कहाँ नीचे, तो कहाँ से आ गया घाटी गांव, किधर आ गया? ऊपर सिर पे बता रहा था मैंने। घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना का अगर क्वेश्चन आता है तो 1981 यानी कि 1981 में इसका स्थापना किया गया था। मध्य प्रदेश में घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना जिले में है, ये भी अपने को एक याद रखना है। और प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही। तो 3 पॉइंट आपके और एक्स्ट्रा याद हो गए, ठीक है ना। घाटी गांव तो अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम के लिए जाना जाता है, और साथ में रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। और सबसे बड़ा एरिया में देखा जाए तो नौरादेही है, नौरादेही, ठीक है। ये कहां पर है अपना? सागर के लिए में, रायसेन में भी, दमोह भी लगता थोड़ा, वो सब आसपास वाले बहुत सारे जिले लगते हैं। मुख्य रूप से सागर जिले में स्थित है। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क आपका डिंडोरी का, जी हाँ, घुघुआ। इंदौर जिले में स्थित है राला मंडल। और चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, और डॉल्फिन के संरक्षण भी किया जाता है। नौरादेवी अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो 4 जिलों में लगता है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, अभी बता ही रहा था मैं आपको, सागर, दमोह भी लगता है, नरसिंहपुर, रायसेन भी लगता है, 4 जिलों में लगता है। तो ये अच्छा एक अपडेट आ गया, आपका नॉलेज बढ़ गया आपका। जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यार देखो, 2011 में सबसे अधिक जनगणना के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, हिसाब से, मेरे हिसाब से। राजस्थान क्षेत्रफल में तो ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश जो है जनगणना के हिसाब से सही है, और 15वीं जनगणना थी। अच्छा, 2011 में कौन से नंबर की जनगणना की गई? ठीक है, तो कौन सी की गई? 15वीं गणना की गई, और जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी, और 2013 में फाइनल रिपोर्ट की आई थी, ठीक है। अब ये कुछ राज्य हैं। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या, देखो यार, जनसंख्या वाले पूछे ना पूछे, परसेंटेज 16.5 आप याद रख लो, क्योंकि बहुत बार सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य पूछ चुके जनसंख्या के मामले में, लेकिन अब परसेंट पूछ लेंगे कभी एक आध दिन, ठीक है। चलिए, अभी बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडर को न्यूज एंकर बनाया, बांग्लादेश ने आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। कोलबेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो हलवा क्वेश्चन है, तो शेडोल बच्चे बच्चे को मालूम है। कोलबेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोलबेड मीथेन एक्चुअली एक प्रकार की गैस ही है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा वातावरण में शॉर्टर रेजिडेंस, हाई पोटेंशियल के कारण विपरीत प्रभाव की तीव्रता महसूस किया जाता है। और ये मिलती है कहाँ? कोल माइन के बीच में, कोल माइन के बीच में, यानी कि कोलबेड मीथेन भंडारों के साथ साथ एसोसिएटेड होगा और कोयला खनन के दौरान निकलता है। यदि प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जाए तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण संभावित स्रोत भी बन सकता है। बट इसको क्या है कि जब कोयला निकाल रहा होता है तो ये उड़ जाती है। भारत में कोयला खानों में मीथेन निकालने और उपयोग में निम्नलिखित कारणों से शुरू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नवीन प्रौद्योगिकी कमी है, डायरेक्ट निकाल नहीं पा रहे हैं उसको, पाइप में भर के निकाल नहीं पा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है।
विशेषज्ञता और अनुभव की कमी है, इसलिए अपन इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मीथेन है भी सही, तो उसको हम निकाल के यूज नहीं कर पा रहे हैं। मीथेन के दोहन और उपयोग की व्यावसायिक एबिलिटी के कारण संदेहपूर्ण है कि भैया क्या पता ये जितना हम खर्चा करके निकालेंगे उतना यूज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारा समस्या है वहां पर। श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की एक हवेली है, कौन सी है? नया गांव, पालपुर, नारेगांव या चार चार चौक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। पूरे क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा आपको। शेयर जरूर कर देना जिन्हें नहीं किया अब तक। तो श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर की 18वीं शताब्दी की हवेली का नाम आई थिंक सो बच्चों ने लगा दिया होगा। बहुत बढ़िया, जिनने भी लगाया है नया गांव इज द राइट आंसर। 15 किलोमीटर दूर नया गांव है जिला मुख्यालय से। शिव मंदिर है यहाँ पर, विशेषकर यहाँ पर श्रद्धालु आते भी हैं। और बताते हैं कि प्राचीन मठ में अंदर एक शिवलिंग है जिसकी जमीन के अंदर स्वतः निकलने की किंवदंती का मतलब होता है कि बस कानाफूसी की गई बातें, जो लिखित तो प्रमाण नहीं है लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, कहानियों में है। तो शिवलिंग के सामने नंदी एक खंडित बड़ी प्रतिमा भी रखी हुई है और शिवलिंग के नीचे तक कोई छोर ना होने की बात कही जा रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत नहीं, मतलब ऐसा कोई छोर नहीं है। ठीक है। गौड़ राजा के शासनकाल में एक व्यक्ति द्वारा सिर मंदिर पर चढ़ने की बात आज तक क्षेत्र में प्रचलित है। मंदिर पर उन्होंने सिर ही चढ़ा दिया था अपना। गौड़ राजा के शासनकाल में एक व्यक्ति ने सिर चढ़ा दिया था। ठीक है। कहाँ कहाँ चले गए? रीवा में गुफा लेखन अंतरलेख कहाँ पाया जाता है? यानी गुफा लेखन का रीवा में केवटी, बिछिया, केवरा या पचमढ़ी? देखो यार, आंसर लगाओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सो सबको मजा तो आ रहा है पूरा पूरा मजेदार। क्लास वैसे ही है जैसी रोज होती है। ठीक है, 11 तारीख को मिलूंगा मैं। बट कल अभी क्लासेस रहेंगी अपनी, रिकॉर्डेड रहेगी, तो रिकॉर्डेड देखना है ना, सपोर्ट करना, सबको शेयर कर देना। और रीवा शहर जिले में पश्चिमी किनारे पर बसा है, जिसे कुछ ही दूरी पर सतना जिले में सीमाएं लग जाती हैं। रीवा शहर दो नदियों के किनारे बसा है और बिछिया और बीहड़ दो नदियां हैं। बिछिया और बीहड़ दो नदियां हैं। बिछिया और बीहड़ नदी के संगम पर ही रीवा किला बना हुआ है। वहीं पर भगवान महामृत्युंजय का मंदिर है। संगम के बाद आगे केवल बीहड़ नदी जाती है। नदियों में बाणसागर बांध के वर्ष भर पानी आता रहता है, जिससे नदियां सूखती नहीं है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, इस पर क्वेश्चन बने भी हैं और मैंने करवाए भी हैं। ये कहां पर है आपका? रीवा सतना जिले की बॉर्डर में, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो सतना ही लगाना है आपको। पहली व्हाइट टाइगर सफारी यहीं पर है, जिसका ज्यादा हिस्सा सतना जिले में ही है और सतना ही मान के चलो, थोड़ा परिवार में भी। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अभी बताया आपको पिछले लॉकडाउन में कितने गुड़ तहसील में बनाया गया, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो ये बड़ी, हाँ, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ लगने वाला है? तो वो लगने वाला ओंकारेश्वर में, नर्मदा नदी पर। कोई दिक्कत नहीं। चलो, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला रामनगर में है, घुघरी में है, बिछिया में है, मवई में है। मंडला जिले का, बहुत अच्छे। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बाकी तुम्हें बता ही दूंगा। रामनगर, घुघरी, बिछिया या मवई? तो भैया एक तरफ आंसर है, रामनगर में है। मंडला के रामनगर में मोती महल नाम का एक किला 1667 ईस्वी में गोंड राजा हृदय शाह द्वारा पवित्र नदी के किनारे बसा दिया गया था। तो ये तो काम हो गया, मंडला जिले में बसा दिया गया था। गोंड राजा की राजधानी जबलपुर का गढ़ा, गढ़ा है अभी भी वहां पे, गढ़ा ताल गढ़ा है। और नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ हुआ करती थी। चौरागढ़ और गढ़ा ये दोनों गोंड राजाओं की राजधानियों के रूप में जानी जाती है। परंतु 1651 में पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर हमला करके अपने अधिकार में चौरागढ़ को ले लिया। तो इस समय गोंड राजा हृदय शाह का शासन था। इस स्थिति में हृदय शाह ने मंडला से 17 किलोमीटर दूर जंगलों में सुरम्य वातावरण में पवित्र नदी नर्मदा किनारे रामनगर में अपनी एक राजधानी बनाई। और हृदय शाह ने कई महल और मंदिर बनवाने के लिए अधिकांश इमारतें वहां पर सुरक्षित है। और मोती महल, रानी बेगम का महल, राय भगत की कोठी, विष्णु मंदिर, बहुत सारी चीजें बना के वहां पर रहने लगे। रामनगर कई गोंड राजाओं की राजधानी भी रहा बाद में। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। ग्वालियर का गुजरी महल, रानी दुर्गावती संग्रहालय, राजा छत्रसाल संग्रहालय या जसवर्धन संग्रहालय? वाह, बहुत बढ़िया, लगाओ 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 लगाओ। चलो मैं बता देता हूँ। गुजरी महल संग्रहालय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1950 में एम.वी. गर्दे द्वारा की गई और 1922 में दर्शकों के लिए खोल भी दिया गया था।
यहाँ पर गुजरी महल की बात करें तो ये ग्वालियर किले के अंतर्गत है। अगर आप देखें तो संग्रहालय में 28 अक्टूबर मध्य प्रदेश के ईसा पूर्व सदियों से 17वीं सदी तक की विभिन्न कलाकृतियां रखी हुई हैं, 2वीं सदी से। ठीक है, बहुत सारे पुराने हैं धरोहर गुजरी महल में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है ऐसा माना जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के पुरातत्व इतिहास के संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख भी रखे गए। तो ये तो ठीक है, तेरा काम तो अपना हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। दमोह जिला, वाह यार, क्वेश्चन अच्छा आ गया। क्यों क्यों आया क्वेश्चन अच्छा? दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ का मंदिर किधर है? बानकपुर में, कुंडलपुर में, अल्मोड़ा में, या कालूभार गांव में? देखो ये सबको मालूम है, बता भी चुके अपन। बानकपुर में श्री जागेश्वर नाथ का मंदिर है और कहा जाता है कि ये जो पिंडी है बड़ी हो रही है, बताऊंगा अभी, रुक जाओ। जागेश्वर बदाम बानकपुर समूचे बुंदेलखंड में प्रशिक्षित स्थित है। भगवान महादेव विराजमान है और बुंदेलखंड के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक बावड़ी है छोटी सी, जिसे इमरती कुंड के नाम से जाना जाता है, इमरती कुंड। ठीक है, सन 1662 में सीढ़ियां इसमें बनवाई गई और जल यहाँ का खारा है या प्राचीन अमृत कुंड के रूप में जाना जाता है। इसके जल से स्नान करने के बाद दीवान बालाजी को पूजा के समय ध्यान में शिव जी के साक्षात दर्शन देकर स्वयंभू होने का परिचय 1711 के समय ईस्वी में दिया गया था। उस समय इनको भगवान दिखे थे, तो ऐसा बताया जाता है। और कहा जाता है कि इनकी पिंडी जो है वो बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यार देखो ये तो एम हिदायतुल्लाह थे, इसमें क्या शक वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये मान चलो कि ये पहले मुस्लिम वो थे मुख्य न्यायाधीश। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो मैंने आगे हटा दिया। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाई जाती है? तो ये भी आपको आंसर को मालूम ही है। तो यहाँ पर आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? 1921 में इंसुलिन की खोज की थी इसलिए। ठीक है, और इंसुलिन जरूरत पड़ता है। जी हाँ, इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण याद रखने के लिए डायबिटीज फेडरेशन का। देखो भैया ये चीज तो आज हमने पढ़ा दी आपको, बहुत कुछ, मजा तो आया होगा डेफिनेटली। 2 मिनट रुकना। हवेली पर हमारी डेली टेस्ट क्लास होती है, लेकिन 2 दिन नहीं रहेगी, आज और कल, बाकी फिर डेली रहेगी। तो अनअकैडमी पर फ्री कोर्स और पेड कोर्स लेते कैसे और क्यों लेना चाहिए बता दूंगा आपको। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गोल चूज कीजिए एमपीपीएससी व्यापम। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोल ये चूज करना है भैया, आपके मित्रों को कोई और भी गोल चूज करना हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको करना हो, पेमेंट अलग रहेगा उसका। 25,000 से ऊपर बच्चे मुझे फॉलो कर चुके हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन को और लॉगिन करते हो, तो ये नाम सर्च कर लेना दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर यहाँ पे, और मुझे फॉलो कर लेना। जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे आपको फ्री लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। और पेड लेक्चर लोगे तो कोड कमेंट क्या लगाओगे? कोड क्या लगाओगे? DTLIVE, TT लाइव, यही कोड लगेगा। ये डिस्काउंट भी देगा आपको। 1 साल की फीस देखो 7,900 पड़ जाएगी, 2 साल की, और अगर कॉइन्स होंगे तो ये भी और कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे कुछ फोन लगा रहे हैं, कुछ लोग फर्जी फोन 20% 25% डिस्काउंट वाले, उनसे बच के रहना, नहीं तो आपके पैसे डूब जाएंगे। अनअकैडमी से ही सब्सक्रिप्शन लेना, वहीं से राय करना है आपका, बट कोड लगेगा DT लाइव। तो अब मेरी गारंटी, कोई दिक्कत आ संभाल लूंगा। ठीक है, सो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। शाम को 7 बजे फिर आपकी क्लास होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आना जरूर।